ओके, सो वी आर लाइव। हेलो टू ऑल आवर ऑडियंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की आप सभी को। और हमारे साथ आज जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ अजय केरिया जी मौजूद हैं एक बार फिर से, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केरिया कैपिटल्स। और काफी ज्यादा समय से उन्हें एक्सपीरियंस है कम्युनिटी मार्केट में और उन्हें ज्यादा इससे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सभी बखूबी उन्हें जानते हैं। पिछली बार भी हमने पॉडकास्ट किया था, और जैसे कि आज धनतेरस है तो सोने चांदी की खरीदारी में आप सभी दिलचस्प होते हैं और आज कम्युनिटी ज्यादा खरीदारी होती है, तो हमारे साथ स्पेशलिस्ट अजय केरिया भी जुड़ गए हैं और उनसे बेहतर कोई हमें राय नहीं दे सकता कमोडिटी मार्केट में खरीदारी को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी, और धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, मुझे बुलाने के लिए। आपको और सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और लिटरली ये मौके पे अगर मैं आ रहा हूँ और जिस ढंग से सोने चांदी में चाव बना हुआ है, तो कल की गिरावट का तो ऐसा लग रहा है कि सबकी धनतेरस काफी अच्छी जानी है। बिल्कुल। और जानी चाहिए, अच्छी जानी भी चाहिए। धनतेरस हमारे देश में, धनतेरस और दिवाली ऐसा मौका है जब सोने चांदी की ज्यादा खरीदारी होती है। और ऐसे ही पता चलता है हमारे मार्केट में भी जितने सोने बिकते हैं, जितनी चांदी बिकती है, कि हमारे देश में फिलहाल इकोनॉमी क्या है। तो बहुत सारे सवाल पिछली बार अजय जी जब हमने पॉडकास्ट किया था तो दर्शकों के भी आए थे, तो उसी सिलसिले से जुड़े मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी आज भी। आज तो धनतेरस है और हमने एक बार फिर से देखा है सोने की जो प्राइस है उसमें उछाल हुआ है धनतेरस से पहले ही। और करंट मार्केट और ट्रेंड्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी मैं। पिछले 6 से 12 महीनों में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें लगातार जो है उसमें उछाल देखी जा रही है। हालांकि चांदी की खरीदारी इस वजह से ज्यादा हो गई है मार्केट में। मैंने आज ही ये देखा कि चांदी की खरीदारी लोग ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोने की कीमतें ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये जो शार्प इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे की ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? क्या ये जो सोनार स्टॉकिस्ट कर लेते हैं, गोल्ड को स्टॉक कर लेते हैं, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि धनतेरस के तुरंत पहले ही गोल्ड की जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले हम फैक्टर समझते हैं कि सोने में क्यों तेजी आई, और फिर समझते हैं चांदी में ये प्रीमियम का जो अभी हमने पिछले एक हफ्ते भर में जो हवा देखी थी वो क्यों आई। तो देखिए, डेफिनेटली धनतेरस, दिवाली या होली, कोई भी ऐसे फैक्टर्स आते हैं तो कोई भी स्टॉकिस्ट होगा या वीसीपी होगा, वो स्टॉक करके चलता है। जैसे होली में हम कलर स्टॉक करके चलते हैं, वैसे दिवाली के अंदर सबको पता है कि सोना चांदी तो स्टॉक होता है। बट ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार जो तेजी आई है उसका मेजर कारण रहा है ग्लोबल फैक्टर। जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लड़ाई 3 साल से कंटिन्यू चल रही है, और जिस ढंग से सारे सेंट्रल बैंक्स अपनी बॉन्ड के जो रिजर्व्स थे उसको कम करके गोल्ड के पीछे पड़े थे, तो ये पिछले 5 सालों से सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही थी। हाँ, ये चीज है कि पिछले 1 साल के अंदर सारे ही फैक्टर एक साथ आने की वजह से हमने देखा सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है, हमने देखा ईटीएफ में अंदर बाइंग आ चुकी है, डी डॉलराइजेशन है, इंटरेस्ट रेट की कटौती चल रही है। ये सारे फैक्टर एक साथ आने की वजह से हमने ये बड़ा उछाल आते हुए देखा, और जो प्रीमियम धनतेरस से पहले होता है वो मेंटेन रहता है। तो अब तक लोगों ने सोने में तो तेजी देखी थी, लेकिन चांदी पिछड़ते हुए दिखाई दे रही थी। बट अब चांदी भी आप देखिए, क्लीन एनर्जी, सोलार, ईवीज, इन सब में यूज हो रही। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड 56% चित्रा जी इंडस्ट्री में चांदी खप रही है, तो वहां पे एक इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई, एक ईटीएफ की बाइंग आ गई। तो जो अब तक कहा जाता है कि चांदी एक पुअर्समैन गोल्ड है, वो अब इस पे इमीडिएटली बाइंग आई, और ये तेजी हमने चांदी में भी रिफ्लेक्ट होते हुए अच्छा, देखी। तो अजय जी आपने जैसे कि कहा कि चांदी के फिलहाल जो है खपत ज्यादा भी हो रही है, तो इससे क्या मार्केट में चांदी की कमी होना स्वाभाविक है आने वाले समय में? देखिए, कोविड के बाद से ही हमने देखा, जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है उन्होंने बताया था कि पिछले 5 सालों में कोई नई माइंस आउटपुट नहीं बढ़ी है। देखिए, चांदी की कोई डायरेक्ट माइन नहीं होती, ये बाय प्रोडक्ट है जो हम समझिए कि जिंक के बाय प्रोडक्ट्स पे निकल कर आती है। तो नया जो सप्लाई है वो मार्केट में नहीं आ पा रहा था। एंड जो डिमांड में अभी क्लीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डिमांड है, क्योंकि देखिए घर पे आप सोना चांदी रख रहे हो, घर पे हमेशा रहेगा, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाता है तो खप जाती है, फिनिश हो जाती है। तो चांदी एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है। ये मिसमैच की वजह से हमने ये बड़ी तेजी आती हुई देखी है। बिल्कुल। तो चांदी ज्यादा खरीदी भी जा रही है क्योंकि अभी गोल्ड की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आम घरेलू जैसे कि धनतेरस है, कुछ ना कुछ तो धातु खरीदते ही हैं लोग। ये धनतेरस पे शुभ भी माना जाता है। तो चांदी और गोल्ड के साथ हमने देखा है कि बाकी अन्य धातुओं की तरफ भी लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और वो भी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जिनकी क्षमता है वो गोल्ड तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन चांदी की कीमत, जैसे कि आपने बताया कि अभी फिलहाल चांदी जो है वो अब इंडस्ट्रीज में ज्यादा इसकी खपत होने लगी है, तो इसकी वजह से क्या हम समझे चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं आने वाले समय में?
नहीं, ऑलरेडी अगर हम देखते हैं पिछले, अगर मैं दिवाली से अभी तक की अगर बात करूं तो चांदी करीबन 80-85% बढ़ गया। पिछले दिवाली हमारी 31 अक्टूबर की थी जब चांदी करीबन 94,000 के करीब थी, और आज हम देख रहे हैं जो हाई लगा है वो 1,70,000 का फ्यूचर्स पे लगा, जबकि हाजिर में तो 2 लाख का लेवल पार कर चुका है। तो मुझे लगता है यस, पहला चीज चांदी, जिस जगह से सोना महंगा हो रहा है लोगों का ध्यान चांदी में आ रहा है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक, जैसे रशियन सेंट्रल बैंक है, मिडिल ईस्ट है, इन्हें इन लोगों ने भी चांदी को एज अ सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में डाल दिया है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग सब आने की वजह से मुझे लगता है चांदी में अभी भी स्कोप है, क्योंकि 2011 में आप देखिए इंटरनेशनल में चांदी ने $50 मारा था और सोने ने मारा था $1920। आज सोना $4,300 पहुंच चुका है, मतलब मोटा मोटी डबल हो गया है। लेकिन चांदी आज भी हम 53,000 मार के, अभी $53 मार के आज $50 पे ही है। तो चांदी अभी भी मुझे लगता है काफी सस्ती है। हालांकि एक 80% की तेजी के बाद, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था कि छोटा एक करेक्शन आ सकता है, तो कल हमने करेक्शन भी देखा था 6 से 8% का। बट मुझे लगता है कि चांदी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी काफी सस्ती है। ठीक है। एक आम आदमी की बात करें, एक आम इन्वेस्टर की बात करें, तो गोल्ड और सिल्वर में वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, क्योंकि कई तरीके के होते हैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स। तो फिजिकल गोल्ड सिल्वर होते हैं और ईटीएफएस होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, एसजीबीसी से हम कहते हैं, डिजिटल गोल्ड होते हैं। तो किस तरह से गोल्ड में हमारे जो भी ऑडियंस है देख रहे हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि वो फायदे में रहे? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन आदमी कभी भी सोना चांदी बाय नहीं करता था, कंज्यूम करता था। तो हमने कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जब आप निवेश करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे 20% 25% का रिटर्न मिलेगा तो मैं बुक कर लूंगा। जैसे हमने एफडी में पैसा डालते हैं तो हमको 60% की उम्मीद रहती है, म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 12% की उम्मीद होती है। लेकिन हाँ, 5-7 सालों में ये उभार हुआ है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 2014 से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपने सुना होगा तो गोल्ड बॉन्ड, 7 ईयर गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था, जहां पे 2.5% का इंटरेस्ट कंपोनेंट भी था। तो वो एक तरीका था कि मैं गोल्ड में निवेश करूं, मुझे गोल्ड की वैल्यू प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिले। वहां से ये चीज चालू हुई। तो पहले आप खुद का केवाईसी कीजिए कि आपको सोना या चांदी कंजम्पशन के लिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन है आज भी आप लेके चलिए, लेकिन अगर निवेश के लिए चाहिए तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले है, आप अगर फिर भी फिजिकल में जाना चाहते हो तो आप कॉइन या बार के रूप में जाइए, बिकॉज वहां पे मेकिंग चार्ज बहुत मिनिमल हो जाता है। लेकिन फिजिकल लेने में आपका कैरी ओवर कॉस्ट रखना, चोरी का, ये बहुत टेंशन होता है। तो अब डिजिटल फॉर्म में आ गए, जैसे आपने बताया बॉन्ड, तो बॉन्ड अवेलेबल है, सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे आप ले सकते हैं। दूसरा है ईटीएफ। ईटीएफ इज एज गुड एज जो फिजिकल में आप सोना चांदी ले रहे हैं वैसे आप डिजिटली ले रहे हैं, तो वो आप ईटीएफ के फॉर्मेट में ले सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड से याद आया कि अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आपने सुना होगा मिड कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड। अब इनके पास आ चुका है मल्टी असेट फंड। मल्टी असेट फंड में इनका 20 से 25% का कंट्रीब्यूशन कमोडिटी में, मतलब सोने चांदी में होता है। तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा, ईटीएफ के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा, और एक लास्ट अब अच्छा ऑप्शन है वो है फ्यूचर्स के द्वारा। एमसीएक्स, एनएससी ऐसे एक्सचेंज है। यहाँ पे पहले डिलीवरी में लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, बट एक्सचेंज के माध्यम से भी आप डिलीवरी ले सकते हो एज लो एज आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, ये फॉर्मेट में भी ले सकते हो। तो फ्यूचर्स में लेने का बेनिफिट क्या है, आप टोकन देके बुक कर लीजिए, 10-15% का मार्जिन होता है। और हाँ, डिलीवरी आपको इमीडिएट नहीं मिलती, 2 महीने 3 महीने के बाद मिलती है, बट वहां पे आप एक्सचेंज के माध्यम से डिलीवरी भी ले सकते हो। तो ये और माध्यम है जहाँ पे आप निवेश के लिए सोने और चांदी में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं बेनिफिट। तो अगर कंजम्पशन नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिजिटल तौर पर जाना ज्यादा बेहतर होगा, ये सरल शब्दों में कहना ठीक है? बिल्कुल, देखिए अगर हम निवेश करते हैं तो हमें एंट्री और एग्जिट पे नजर रखना चाहिए। जैसे अभी कल हमने देखा मॉर्निंग में चांदी सोना बहुत ऊंचे में थे और शाम को हम आते आते गिरावट ले ले। अगर आपके फिजिकल है, आप बेचने जाओगे तो कम से कम 2-5 घंटे तो लगेंगे आपको। लेकिन डिजिटल में आपको खाली एक बटन दबाना है, तो आप खुद कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, और बहुत फैसिलिटी है। तो जब निवेश करते हैं तो टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए डिजिटल रहे तो आपका कॉस्ट बचेगा और आप टाइमली इसमें से आप निकल के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। पोर्टफोलियो की अगर बात करें, पोर्टफोलियो एलोकेशन की, तो एक संतुलित इन्वेस्टमेंट, बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का आइडियल परसेंटेज एलोकेशन कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? और खासकर जब कीमतें जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल हाईस पर पहुंच गई हैं, तो ऐसे में कितना एलोकेशन हम बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड और सिल्वर को दे सकते हैं?
देखिए जीजा जी, सबसे पहले जो हम ओल्ड बुक्स की बात करते हैं, तो पहले तो ये प्रोडक्ट ही नहीं हुआ करता था कि हम निवेश के लिए सोने चांदी में डालें, तो हम लोग घरों में हुँ, लेके बैठते थे। वो टाइम हुँ, पे कहा जाता था कि 4 से 5% आप सोने में डालिए या बॉन्ड में डालिए हुँ, ताकि आपको सेफ्टी दिखे। बट मुझे हुँ, लगता है पिछले 10 साल में और खास करके पिछले 5 साल में प्रोडक्ट हुँ, अवेलेबल है और लोगों को ये समझ में आ गया कि आज मैं अगर इक्विटी में पैसा डालता हूँ तो मुझे एक डर लगता है कि इक्विटी कब क्रैश कर जाए। कोविड आएगा तो हुँ, क्रैश होगा, लड़ाई होगी तो हुँ, क्रैश होगा। ऐसे हुँ, क्रैश के टाइम पे एक ही सेफ हेवन होता है, वो होता है सोना और चांदी। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी बुक्स को छोड़ के अभी नई बुक देखें, तो मुझे लगता है आप एग्रेसिवली आप 20 से 22% तक का भी एलोकेशन करते हैं, तो इससे हुँ, होगा क्या? इन केस इक्विटी में कभी भी ऐसी कोई लड़ाई की वजह से करेक्शन आता है, तो हुँ, सोना-चांदी आपके पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करेगा। मैं कभी भी हुँ, इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा मानना है कि आपका पोर्टफोलियो में कम से कम अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो आप 25% पे जाइए, मॉडरेट में 20% पे जाइए, कंज़र्वेटिवली आप 16 से 17% का एलोकेशन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, हुँ, आप बेटर है कि आपके जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइज़र है, उनसे सलाह लेकर ये एलोकेशन करवाइए। लेकिन हुँ, आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम ऑन एन एवरेज 20% का एलोकेशन अगर सोना-चांदी का रहता है, तो ये हुँ, आपके पोर्टफोलियो का अल्फा मतलब रिटर्न हुँ, बढ़ाएगा। और बीटा हुँ, बीटा मतलब वोलेटिलिटी होती है, जैसे मार्केट गिर जाता है तो बीपी बढ़ जाता है। हुँ, अरे शेयर बाजार गिर गया है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सोना-चांदी उसको सेफगार्ड कर लेगा। तो आई हुँ, थिंक 20% मेरे हिसाब से एक एलोकेटेड फिगर अच्छा है, जहाँ पे आपको हुँ। रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा और रिस्क भी एडजस्टेड रहेगा। हुँ। तो हम इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करते हैं उसके साथ कहीं न कहीं थोड़े कुछ रिस्क तो ज़रूर होते हैं अजय जी। तो अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं और इनसे निवेश से जुड़े मुख्य रिस्क जो हो सकते हैं जिसके बारे में आप थोड़े हिंट्स हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर हम कंज़म्पशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम फिज़िकल गोल्ड की तरफ जाएँ, नहीं तो हम डिजिटल गोल्ड की तरफ जाएँ। लेकिन रिस्क भी इसके साथ-साथ आते हैं गोल्ड और सिल्वर में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे समझाना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए चिता जी, जब मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता हूँ, हुँ, तो रिस्क डेफिनिटली दिखता है कि वो शेयर की वैल्यू गिर सकती है या ज़ीरो हो सकती है। हुँ, कमोडिटी में जब हम निवेश करते हैं, खास करके सोने-चांदी में, तो हुँ। सोने-चांदी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है? नहीं, वो नहीं हो इम्पॉसिबल सकती। तो है। पहला रिस्क है हुँ, वो एसेट क्लास में आपको वो रिस्क आनी ही नहीं है। सेकंड है हुँ, हाँ, ये पिछले 1 साल में मुझे 75% का रिटर्न बन चुका है सोने में। तो रिस्क हुँ, एक ही है कि अब प्राइसेज़ समझो साल 2 साल एक एडजस्टेड में जाएगा, तो रिटर्न जो हुँ, बनेगा एक चीज़ आप मान लीजिए इन्फ्लेशन एडजस्ट एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं। हमें हुँ, बताया जाता है कि आप एफडी में पैसा मत डालिए, इक्विटी मार्केट में डालिए क्योंकि हुँ, इन्फ्लेशन को आप बीट कर पाओगे। लेकिन इन्फ्लेशन हुँ, होता किससे है? इन्फ्लेशन होता है जब चीज़ें, कमोडिटी महँगी होती है तो इन्फ्लेशन होता हुँ, है। सोना सबसे बेस्ट है। तो मुझे लगता है एक ही रिस्क है इसमें कि अब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद 70% की तेज़ी साल भर में हमने देखी है या डेढ़ साल में हाँ, हमने डबल होते हुए देखा है। अब एक रिस्क है कि अगले साल 2 साल गोल्ड एक टाइम करेक्शन में आ जाएगा। जैसे कोविड में हमने देखा हालाँकि इसका कि अनुमान नहीं था अजय जी किसी को भी कि 1 साल में इतनी ज़्यादा तेज़ी से गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा तेज़ी से इस बार बढ़े हैं। नहीं वो मैं वही बोल रहा हूँ ना सारे फैक्टर्स चिता जी एक साथ आ गए ना लड़ाई एक साथ आ गई हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प एक साथ आ गया चांदी में तो क्या हुँ, हुआ जनवरी हुँ, में क्रिटिकल मेटल लिस्ट में चांदी को ऐड कर हुँ, लिया गया है क्योंकि अब सेमीकंडक्टर सब में क्लीन एनर्जी में चांदी का यूज है इसकी वजह से हुँ, चांदी 80-85% बढ़ पाई तो खाली आपको एक रिस्क ये है कि ये साल आपने 80% का रिटर्न देखा ना अगले साल 80 नहीं मिल सकता वो जी, एडजस्ट करेगा अपने आप को अगले 2-3 साल तक तो खाली एक हुँ, रिस्क ये हो सकता है कि आपको रिटर्न जो है वो नॉमिनल इन्फ्लेशन एडजस्टेड मिले या थोड़ा सा टाइम में मार्केट अटक जाए लेकिन हुँ। आपका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता कमोडिटी में ये चीज की एश्योरिटी इन्वेस्टमेंट दो मिलेगा, सबसे चाहे वो कम हो सकता है, पर लेकिन मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने ये राय दी है, सजेशन दी है सभी हमारे दर्शकों को। और मैं पूछना चाहूँगी देखिए फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के बारे में आपके एनालिसिस के अनुसार अगले 1 से 3 साल की अगर बात करें, तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें के अगर आउटलुक से बात करें, तो क्या हो सकता है? क्या अगर आप जैसे कि करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्दर अपसाइड की उम्मीद हम करें या फिर जैसे कि अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात की, ज़ीरो तो कभी नहीं होगा, लेकिन कम तो होने की संभावनाएँ हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं हर बार की सोने की कीमत से जैसे कि हमने पिछली बार भी ऐसे अनुमान तो नहीं लगाया था कि इतनी ज़्यादा तेज़ी होगी, पर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया, वो तो फ़ायदे में रहा होगा इस बार। तो अगर आने वाले 1 से 3 सालों की बात करें, तो आपके एनालिसिस के अनुसार आपको क्या लगता है? देखिए करंटली जो रैली स्टार्ट हुई है उसमें हुँ, 5-7 कारण थे अब सुनने में आया है कि कल एक अपडेट आया था डोनाल्ड ट्रम्प का कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से मिलूंगा अगले हफ्ते और हुँ, ये लड़ाई रुकवाने की कोशिश करूंगा लड़ाई रुकेगी सोने में करेक्शन आ जाएगा यहाँ हुँ, पे सीज फायर मिडिल ईस्ट में हो चुका है हुँ, साथ में इंटरनेट में कटौती में अगर पहुंच जाता है
तो कहीं ना कहीं हम देखें शटडाउन, यूएस का शटडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट शटडाउन है, अगर वो ओपन हो जाता है तो थोड़ा करेक्शन आएगा। तो मेरा मानना है कि अगले 1 साल के अंदर सोना, जितनी रैली हमने पिछले 2 सालों में देखी उतनी बड़ी तो नहीं दिख रही, क्योंकि एक एक चीज सॉर्ट आउट होते हुए दिखता है। तो मैं कोई शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप बेच दीजिए आपका सोना, बट अगले 1 साल में जो रिटर्न्स अब तक हमने देखे ना, वैसा नहीं बनेगा, एक इन्फ्लेशन एडजस्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 3 से 5 साल की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है कि सोना डेफिनेटली जो ऑन एन एवरेज 12-15% का गेन दिखाता है पिछले 5-7 सालों में, एक रेगुलर बना है, वो आ सकता है। लेकिन चांदी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको नजर रखना है, क्योंकि चांदी अब एक इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है और उसको देखने का अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। मतलब गोल्ड के भाव को आप चांदी के भाव से डिवाइड कीजिए तो आपको एक रेशियो निकल के आएगी। वो रेशियो इस वक्त है 82 के आसपास का। अब ये रेशियो क्या बताता है, इकोनॉमी अच्छी है या खराब है। अगर ये रेशियो बढ़ रही है तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है, और ये रेशियो अगर नीचे गिर रही है, मतलब 90, 80, 70, 60 अगर ऐसा नीचे आ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी हो रही है। इसलिए लोग सोने से निकलकर चांदी की तरफ जा रहे हैं। अब चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। 50 सालों में चित्रा जी ये 30 के नीचे नहीं गई और 90 के ऊपर नहीं गया। कोविड में 126 और मार्च अप्रैल में करीबन हमने 107 देखा। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म ये एवरेज आएगा 65 पे। तो इसका मतलब है चांदी यहां से और बड़ी तेजी दिखा सकता है। तो इंटरनेशनल में हमारा टारगेट है अगले 2 साल में $75 दिखाएगा। इस वक्त वो $50 है। बट हाँ, करंट लेवल से जो हमने 80% का गेन देखा है, यहां से मुझे लगता है 12-15% का एक करेक्शन, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, और कल हमने 8% का करेक्शन देखा भी है मार्केट में। तो शॉर्ट नहीं करना है, आप थोड़ा वेट कीजिए, एसआईपी द्वारा निवेश कीजिए। बट अगले 2-3 साल में मुझे चांदी लगती है 2 साल में एटलीस्ट 2.5 लाख मिनिमम होते हुए दिखाई देती है। तो चांदी में निवेश करना काफी फायदेमंद हो सकता है लोगों के लिए। गोल्ड और सिल्वर जब इन्वेस्ट करते हैं इनमें लोग, तो आमतौर पर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स वो करते हैं जिन्हें की अवॉइड करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले जब फिजिकल साइड करते हैं तो हमें ज्यादा करके कैरेट के बारे में या बीआईएस हॉलमार्किंग हम भूल जाते हैं, क्योंकि ज्यादा करके ये चीज तो खबरें भी हैं कि बहुत सारी मिलावटी सोने भी आ रही हैं, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि सोने में मिलावट है। अभी एक वीडियो भी कुछ वायरल हो रहा था, अब मेरे को अथॉरिटी नहीं, बट कोई मैं चैनल पे था तब बता भी रहे थे वो, कि एक सिल्वर की बार थी, उसके अंदर लोहे की छड़ डालकर की गई थी। तो ये सब के लिए आप पहले जो आपके पारंपरिक हम बोल सकते हैं ना फैमिली ज्वेलर्स होते हैं, पुश्तैनी ज्वेलर्स है, क्योंकि जिस पे ट्रस्ट है उसी से लीजिए, पहला चीज। दूसरा, गवर्नमेंट ने इस चीज को अश्योर करने के लिए हॉलमार्किंग लेके आ गए, और अब सोने के साथ साथ चांदी पे भी हॉलमार्किंग होती है। तो वो हॉलमार्किंग वाली लीजिए, आपको 2 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप अश्योर्ड रहिए कि जो मैंने माल लिया वो अच्छा। ये हो गया फिजिकल साइड। अगर हम डिजिटल साइड या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसके अंदर देखिए, ऐसा चोरी चपाटी का कोई डर नहीं कि डुप्लीकेट चांदी आ जाए, बिकॉज डिजिटल, आज मैंने अगर आपको 100 रुपया दिया है और आपके डिजिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है कोई भी, जैसे आजकल हम देखते हैं काफी डिजिटल अकाउंट होते हैं, तो आपको ये एश्योर्ड है कि मेरे पास 500 रुपया अजय जी ने दिया है, लेकिन वो नकली, जाली और फटा हुआ नोट, वैसा कोई टेंशन नहीं है। सिमिलरली आप जब ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको यह अश्योर्ड रहेगा कि मेरी वो चांदी चोरी नहीं हो सकती है और नकली नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको पहला देखना है मेकिंग चार्जेस। बहुत बार क्या होता है, काफी म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो उनके चार्जेस क्या है, वैसे मिनिमली होते हैं, वहां पे आप एक ये देख सकते हैं। सेकंड है, आपको देखना है थोड़ा सा टाइमिंग, क्योंकि जब निवेश करते हैं ना, तो आप चढ़कर अभी समझो चांदी 1,70,000 पे ले लोगे तो रिटर्न नहीं बन सकता। तो आपको टाइमिंग, और टाइमिंग को देखने का सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी। तो एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नहीं सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप अगर एसआईपी के द्वारा अगर चांदी में निवेश करते तो होगा क्या, जो फ्लक्चुएशन चल रहा है मार्केट में, जैसे हमने 20,000 रुपए की तेजी देखी, 30,000 रुपए की मंदी देखी, तो ऐसे समय में आप डिसिप्लिन इन्वेस्ट कर पाओगे। तो मुझे लगता है एक चार्जेस को आप देखिए, बाकी चोरी चपाटी का कोई टेंशन नहीं है, और एक एसआईपी के द्वारा निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म आपको बेटर प्राइसिंग और एक एवरेज आउट प्राइसिंग मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही अजय जी, और मैं भी बताना चाहूंगी दर्शकों को, जब फिजिकल गोल्ड और चांदी हम खरीदने जाते हैं तो जैसे कि आपने बताया कि खबरें भी आजकल आ रही हैं कि नकली, और जैसे कि अजय जी ने बताया चांदी का बार है लेकिन अंदर उसमें लोहा, और सोने के साथ भी ऐसी बहुत सारी मिलावट पाई जा रही है। तो आईएसआई जो हॉलमार्क है, आप हॉलमार्क देखकर ही लीजिए, और शायद से गवर्नमेंट का एक ऐप है जिस पर आप चेक कर सकते हैं, जो भी आप कमोडिटी ले रहे हैं उसका एक कोड होता है, वो कोड आप उस ऐप पर डालकर चेक कर सकते हैं कि आप ये सही है या नहीं है, या नकली है या फिर सही है। एक और सवाल है मेरा आपसे, लगातार अगर आज के समय में इन्वेस्टर जो भी हैं
गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के बारे में बहुत सोचते हैं, आज के यूथ जो है बहुत सोचते हैं, पर लेकिन पुराने ज़माने में तरीका अलग होता था। लोग जो हैं गोल्ड फिज़िकल तौर पर लेते थे और अभी जैसे कि आपने लोगों को बताया भी है कि डिजिटल तौर पर लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद आज के दौर में हो गया है। तो आपकी एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगी आज के यूथ के लिए कि किस तरीके से वो इन्वेस्ट करें ताकि उनका पोर्टफोलियो भी अच्छा रहे और आगे आने वाले समय में वो फ़ायदे में रहेंगे? तो ये काफी अच्छा सवाल है और ये गैप सामने दिखता भी है। पहले देखिए हुँ, जो हम आज एसआईपी की बात कर रहे हैं ये कोई नए वर्ड नहीं है। आज हुँ, हमारे हिंदू रिचुअल्स में ये पहले से चलते हुँ, आ रहे हैं, जिसको हम हुँ, बोलते हैं अक्षय तृतीया और धनतेरस। वो क्या बताता है कि साल में एटलीस्ट 2 बार तो आपको सोना चांदी लेना ही है, वो रिचुअल के साथ जोड़ा गया है। जी। लेकिन बीच में हम देख रहे हैं जो जेन ज़ी आए हैं, जो मोबाइल जनरेशन में हैं देखें, तो इनको हुँ, नए फैंसी आइटम्स दिखने लग गए, जैसे कुछ ब्लॉकचेन ये क्रिप्टो ये हुँ, सब। बट आप हुँ, ये देखिए ये रियल मनी है, सोना चांदी जो हमारे घरों में पड़ा है। आज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे पहले हुँ। बताया था 28,000 टन सोना 28,000 किलो सोना घरों में पड़ा है, अब वो बताया जा इस रहा है वक़्त पूरे भारत 32-33 में हो है, गया पूरे है। विश्व में। वो एक्चुअली एक रियल है। तो मुझे लगता है हुँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कि लोग सोने-चांदी के प्रति ये देख रहे थे कि ये चलता तो है नहीं, कुछ होता नहीं। बट पिछले जी। 5 साल की जो रैली आई है, ये इनकी भी हुँ, आईज़ ओपन कर चुके हैं कि ये सोना-चांदी में आपको ना बैलेंस शीट पढ़ने की ज़रूरत है, ना हुँ, आपको ज़ीरो होने की टेंशन है और ना ही अभी डिजिटल माध्यम से कई रख-रखाव की भी टेंशन है। तो मुझे लगता है जो हुँ, नई जनरेशन है, उन्होंने अब ये एक लेसन ले लिया है और अपने-अपने पोर्टफोलियो में 20% का एलोकेशन सोने-चांदी में कर रहे हैं, तो वो हुँ, आपके इक्विटी के पोर्टफोलियो को एनहांस कर रहा है, रिस्क कम कर रहा है और रिटर्न तो दे ही रहा है। हुँ। बहुत अच्छी सलाह आपने दी है और कोशिश करेंगे कि हमारे जो यूथ हैं वो समझ पाएँ और आपके ये सभी एडवाइस जो हैं, उनको अमल भी करें अपनी ज़िंदगी में क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के यूथ को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी आपका एक बार फिर से धनतेरस की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से मौका मिलेगा आपके साथ पॉडकास्ट करने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए। धन्यवाद चित्रा जी, आपको और दर्शकों को वन्स अगेन हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर।